हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट करेंटली मैनेज द कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी। कोडाई कनाल सौर वेधशाला का संचालन वर्तमान में किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। कोडाई कनाल सौर वेधशाला का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सौर अवलोकन और अनुसंधान। कोडाई कनाल वेधशाला किसका सतत अभिलेख रखने के लिए प्रसिद्ध है? तो सूर्य धब्बों की गतिविधि और सौर चित्र। किस भारतीय संस्थान ने मस्तिष्क जैसी प्रक्रिया क्षमता वाला न्यूरोमॉर्फिक डिवाइस विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा IISc बेंगलुरु। नव विकसित न्यूरोमॉर्फिक डिवाइस का मुख्य कार्य क्या है? तो मस्तिष्क जैसी एनालॉग इन मेमोरी कंप्यूटिंग करना। परंपरागत बाइनरी कंप्यूटिंग की तुलना में इस न्यूरोमॉर्फिक तकनीक का मुख्य लाभ क्या है? तो ये हो जाएगा अत्यधिक ऊर्जा दक्षता और तेज प्रोसेसिंग। अब है दिल्ली में आयोजित जीआई समागम में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 2030 तक कितने जीआई टैग प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 10,000। जनवरी 2025 तक भारत में लगभग कितने जीआई टैग पंजीकृत किए जा चुके थे? तो ये हो जाएगा 605। जीआई समागम कार्यक्रम में 10,000 जीआई टैग लक्ष्य की घोषणा किसने की है? तो पीयूष गोयल ने। जीआई टैग के संदर्भ में जीआई का पूरा नाम क्या है? तो ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। हाल ही में खबरों में रही कोंडा रेड्डी जनजाति मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र में रहती है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की गोदावरी घाटी। कुंभ मेला हर 12 साल में भारत के 4 स्थानों पर आयोजित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है कुंभ मेले के पारंपरिक 4 स्थलों में शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा वाराणसी। भारत सरकार के 2025 के आधिकारिक कैलेंडर की थीम क्या है? जन भागीदारी से जन कल्याण। भारत सरकार के 2025 नए साल के कैलेंडर का शुभारंभ किसने किया? अश्विनी वैष्णव ने। जन भागीदारी से जन कल्याण थीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? शासन में नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने वाले पहले 2 भारतीय शहर कौन हैं? तो ये हो जाएगा इंदौर और उदयपुर। वेटलैंड सिटी की मान्यता किस अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि के तहत की जाती है? तो रामसर कन्वेंशन। भारतीय किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इपिकोकम इंडिकम नामक नई रोगजनक फफूंदी प्रजाति की खोज की है? तो ये हो जाएगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। खस के पौधों में इपिकोकम इंडिकम किस प्रकार की बीमारी का कारण बनता है? तो ये हो जाएगा पत्ती धब्बा। किस हिमालयी कुत्ते की नस्ल को हाल ही में NBAGR द्वारा देसी नस्ल के रूप में मान्यता दी गई है? तो गद्दी कुत्ता। गद्दी कुत्ता भारत के किस राज्य का मूल निवासी है? हिमाचल प्रदेश। 2025 में किस संस्था ने गद्दी कुत्तों को देसी नस्ल के रूप में आधिकारिक मान्यता दी है? ICAR NBAGR। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो पुद्दीमादाका आंध्र प्रदेश में। 2025 में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला किस प्रधानमंत्री ने रखी है? तो नरेंद्र मोदी ने। पुद्दीमादाका में ग्रीन हाइड्रोजन हब के विकास में कौन सा संगठन शामिल है? तो NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पहला ऑर्गेनिक मत्स्य क्लस्टर किस भारतीय राज्य में शुरू किया गया है? सिक्किम। भारत का पहला ऑर्गेनिक मत्स्य क्लस्टर सिक्किम के किस जिले में शुरू किया गया है? सोरेंग। ऑर्गेनिक मत्स्य क्लस्टर किस प्रकार की मछली पालन को बढ़ावा देता है? जैविक और रसायन मुक्त मछली पालन। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मुख्य रूप से किस क्षेत्र के विकास पर केंद्रित है? मत्स्य पालन। 2027 AAFC एशियन कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब। AAFC एशियन कप कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? तो प्रत्येक 4 साल पे। मार्टिन गप्टिल जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, किस खेल से जुड़े हैं? क्रिकेट। मार्टिन गप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किस देश का प्रतिनिधित्व किया है? न्यूजीलैंड। क्रिकेट टीम में मार्टिन गप्टिल की मुख्य भूमिका क्या थी? ओपनिंग बल्लेबाज। मार्टिन गप्टिल ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से आधिकारिक रूप से संन्यास लिया है? 2025।
2025 में होने वाले टाटा मुंबई मैराथन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम राजदूत के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? एमओ फराह। परियोजना 75 के तहत भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी और अंतिम स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो आईएनएस बागसीर। आईएनएस बागसीर पनडुब्बी किस भारतीय शिपयार्ड द्वारा बनाई गई थी? तो ये हो जाएगा मैजागोन डॉक शिप बिल्डर्स। अब है आईएनएस बागसीर किस श्रेणी की पनडुब्बियों का हिस्सा है? तो कलवरी श्रेणी। परियोजना 75 किस देश के तकनीकी सहयोग से लागू की गई थी? फ्रांस। परियोजना 75 के तहत कुल कितनी पनडुब्बियों की योजना बनाई गई थी? 6। भारत रणभूमि दर्शन ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देना। भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च करने में निम्नलिखित में से कौन से मंत्रालय शामिल हैं? रक्षा मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय। भारत रणभूमि दर्शन ऐप कब लॉन्च किया गया था? 15 जनवरी 2025। 2025 और 2039 के बीच जन्मे बच्चों को किस पीढ़ी का नाम दिया गया है? जनरेशन बीटा। भारतीय मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का मुख्य आयोजन स्थल कहाँ था? तो प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का हिस्सा नहीं था? गुरुग्राम। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में किन क्षेत्रों को प्रदर्शित किया गया था? ऑटोमोबाइल और शहरी परिवहन। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत की ऑटोमोबाइल और मोबिलिटी प्रणाली को जो है प्रदर्शित करना। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है गणतंत्र दिवस परेड 2025 में बिहार की झांकी में प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया गया था? तो धर्म चक्र मुद्रा में भगवान बुद्ध की मूर्ति। स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन धर्म चक्र मुद्रा। 2025 गणतंत्र दिवस परेड में बिहार की झांकी का मुख्य विषय क्या था? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। बिहार की झांकी में किस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय को दर्शाया गया था? नालंदा। झांकी में दर्शाया गया बोधि वृक्ष किस घटना से जुड़ा है? तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति। बिहार की झांकी में प्रदर्शित बड़ी बुद्ध प्रतिमा वास्तव में कहाँ स्थित है? तो घोड़ा कटोरा, राजगीर। शारदा सिन्हा को 2025 में कौन सा पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है? पद्म विभूषण। शारदा सिन्हा को 2025 में किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो लोक संगीत। बिहार में शारदा सिन्हा को किस नाम से जाना जाता है? बिहार कोकिला। शारदा सिन्हा किस क्षेत्रीय भाषा की प्रमुख गायिका थी? मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका। बिहार के किस विश्वविद्यालय को हाल ही में यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2F के तहत मान्यता मिली है? तो बिहार स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय। बिहार स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो राजगीर में। यूजीसी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत बिहार स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय को मान्यता प्राप्त हुई है? तो सेक्शन 2F। बिहार स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शैक्षणिक कार्यक्रम प्रदान करेगा? तो शारीरिक शिक्षा और खेल विज्ञान। बिहार स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय किस शैक्षणिक सत्र से स्नातक एवं स्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करेगा? फ्रॉम व्हिच एकेडमिक सेशन इज बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट ऑफरिंग यूजी एंड पीजी डिप्लोमा कोर्सेज? तो 2025-26 से। ब्रिटेन की रॉयल मिंट द्वारा 2024 में मोतिहारी बिहार में जन्मे किस अंग्रेजी उपन्यासकार को एक स्मारक सिक्के के माध्यम से सम्मानित किया गया है? तो जॉर्ज ऑरवेल। जनवरी 2025 में किसे बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो आरिफ मोहम्मद खान को। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के कितने में राज्यपाल बने हैं? तो 42 में। आरिफ मोहम्मद खान को पद की शपथ किसने दिलाई थी? तो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन। आरिफ मोहम्मद खान किस राज्यपाल की जगह बिहार के राज्यपाल बने हैं? तो राजेंद्र विश्वनाथ एलेंकर के जगह। पटना में मोइनुल हक स्टेडियम के पुनर्विकास की अनुमानित लागत क्या है? तो 400 करोड़ है। अब मोइनुल हक स्टेडियम आप लोग जानबे करते हैं कहाँ है? तो राजेंद्र नगर में है, जहाँ पे दरोगा वाले अभ्यर्थी सब खूब दौड़ने उड़ने जाते थे। तो ठीक है, तो जो भी दरोगा अभ्यर्थी हैं, सिपाही की तैयारी करते हैं, उन लोगों को तो पता होगा मोइनुल हक स्टेडियम किधर है। ठीक है, तो बाकी आप लोग याद रखना है कि 400 करोड़ में जो है 400 करोड़ में जो है रीडेवलपमेंट किया जा रहा है मोइनुल हक स्टेडियम का। इतना इसलिए कोरिलेट कर दिए ताकि याद रहे। ठीक है, अब है मोइनुल हक स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो पटना में है। पटना में कहाँ आता है? राजेंद्र नगर में। मोइनुल हक स्टेडियम
पुनर्विकास के बाद स्टेडियम की बैठने की क्षमता क्या होगी? तो 40,000 होगी। बिहार सरकार ने मोइनुल हक स्टेडियम को पुनर्विकास के लिए किस संगठन को लीज पर दिया है? तो बिहार क्रिकेट संघ को। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 की मुख्य थीम क्या थी? तो विकसित भारत 2047 के लिए लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? तो वित्त मंत्रालय। जनवरी 2025 में भारत सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्मृति में स्मारक की स्थापना कहाँ करने की मंजूरी दी है? तो राष्ट्रीय स्मृति स्थल राजघाट में। जनवरी 2025 में प्रणब मुखर्जी के स्मारक के लिए भूमि आवंटन को किसने मंजूरी दी है? तो एसीसी कैबिनेट की नियुक्ति समिति। जनवरी 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया भारत पोल पोर्टल किस एजेंसी द्वारा विकसित किया गया था? तो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के द्वारा। 2025 में लॉन्च किए गए भारत पोल पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रियल टाइम अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग। भारत पोल पोर्टल भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ बेहतर समन्वय में मदद करेगा? तो इंटरपोल। पूर्वोत्तर भारत में प्राकृतिक रबर उत्पादन को बढ़ाने वाली इनरोड परियोजना को किस एजेंसी से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है? तो ऑटोमोटिव टायर उत्पाद संघ। इनरोड परियोजना को लागू करने वाली एजेंसी कौन सी है? तो रबर बोर्ड ऑफ इंडिया है। पूर्वोत्तर भारत में रबर विकास के लिए इनरोड परियोजना के तहत कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है? तो 100 करोड़। 2026 जनवरी में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के सभापतियों एवं अध्यक्षों की 28वीं CSPOC सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? इंडिया। यह आधिकारिक रूप से कब घोषित किया गया था कि भारत की 28वीं CSPOC सम्मेलन की मेजबानी करेगा? जनवरी 2025। भारत द्वारा 2026 CSPOC सम्मेलन की मेजबानी की घोषणा किसने की थी? तो लोकसभा अध्यक्ष ने। भारत द्वारा आयोजित 2026 सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है? तो संसदीय प्रक्रियाओं में AI और सोशल मीडिया। निम्नलिखित में से बिहार से किसे 2025 में सार्वजनिक मामलों में पद्म भूषण सम्मान प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएंगे सुशील कुमार मोदी। ठीक है। बिहार की शारदा सिन्हा को 2025 में पद्म विभूषण किस क्षेत्र में मिला है? तो कला संगीत में। बिहार का मधुबनी जिला किस पारंपरिक कला रूप के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा मधुबनी चित्रकला। गणतंत्र दिवस परेड 2026 के दौरान बिहार के किस जिले के कलाकारों ने एक सांस्कृतिक समूह के रूप में भाग लिया है? मुंगेर। 2025 के शुरुआत में बिहार सरकार ने राज्य धार्मिक न्याय परिषद को लेकर क्या प्रमुख निर्णय किया है? तो इसने न्याय परिषद को भंग कर दिया है। बिहार धार्मिक न्याय परिषद को भंग करने का मुख्य कारण क्या बताया गया है? कार्यों और कर्तव्यों में विफलता। चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में दोस्तों। थैंक यू एवरीवन। वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों पसंद आया हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जो लोग नए हैं।